नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द डाटा हैज़ार्ड्स। डाटा हैज़ार्ड्स की जो प्रॉब्लम है, इट ऑकर्स ड्यू टू द पाइपलाइनिंग। These are those problems which occurred when we have the dependencies of instruction onto each another। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में जो एक इंस्ट्रक्शन का रिज़ल्ट है वो यदि दूसरी इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या वेट करने पर सेकंड इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन 1 के अंदर रिज़ल्ट आ रहा है, या इंस्ट्रक्शन 1 के अंदर रिज़ल्ट ही जब आ रहा है जब हमारे पास में इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट हो रही है। तो ऐसी जो डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है वो सारी हमारे पास में डाटा हैज़ार्ड्स के अंदर आती है। ठीक है, वाई डू दे एग्जिस्ट? ड्यू टू द पाइपलाइनिंग सीक्वेंसेस ऑकर्ड इन द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अनपाइपलाइंड मशीन। ठीक है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द चेंजेस व्हेन द डाटा ऑपरेंड्स आर रीडन और द रिटर्न। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास में, जिसकी वजह से डाटा हैज़ार्ड्स की जो इशू आ रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये एग्जांपल के थ्रू हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, हमारे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एडिशन का है, जिसके अंदर R2 और R3 ऐड हो करके हमारे पास में R1 के अंदर रिजल्ट देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर R1 और R5 का सब्ट्रैक्शन होकर के R4 के अंदर राइट बैक किया जाएगा। इसी तरीके से थर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर R1 एंड R7 की एंडिंग होगी। एंडिंग होकर के उसका जो रिज़ल्ट है वो R6 में स्टोर होगा। सेम स्ट्रक्चर की तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी ऑरिंग के अंदर करेगा, तो R1 और R9 का ऑरिंग किया जाएगा और R8 के अंदर स्टोर किया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एक्सॉरिंग करेगी, एक्सॉरिंग बिटवीन दी R1 एंड R11, दैट्स रिजल्ट विल बी स्टोर्ड ऑन R10। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 1 के अंदर जो R1 है जिसके ऊपर रिजल्ट आपका राइट बैक किया गया R2 प्लस R3 का, तो इसका जब एग्जीक्यूशन होकर के हमने रिजल्ट ले लिया और यहाँ पर जो रिज़ल्ट R1 के अंदर स्टोर हो रहा है वो रिज़ल्ट सारे अदर इंस्ट्रक्शन के अंदर काम में आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑकर्ड हुआ है, किसकी वजह से? एडिशन वाला इंस्ट्रक्शन की वजह से। यहाँ पर देखिए, यदि R1 हमारा रिज़ल्ट एग्जीक्यूट नहीं होता एडिशन वाले के अंदर, तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो वेट ही करती रहेंगी, क्योंकि सब में R1 का ही इनपुट हो रहा है। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन R1 के थ्रू है। अब यहाँ पर जो ऐड है वो कब राइट करेगा? जब तक कि ये सारे के सारे रीड कर ले। ठीक है, यदि इन्होंने सबने रीड करना स्टार्ट नहीं किया और उससे पहले आपने ऐड R1 का जो रिज़ल्ट आ रहा है R1 में स्टोर करा दिया, मतलब राइट बैक करा दिया, तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ये कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जब R1 ही रीड नहीं होगा तो ना तो सब्ट्रैक्शन हो पाएगा, ना एंडिंग होगी, ना ओरिंग होगी, ना एक्सओरिंग होगी। तो ये वाली जो प्रॉब्लम ऑकर्ड हुई है, दिस इज नोन एज डाटा हैज़ार्ड विच केम्स ड्यू टू दी ऐड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए, इसको डायग्रामेटिकली और अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो क्लॉक 1 के अंदर हमने फैच कराया है, क्लॉक 2 के अंदर उसका डिकोड करेंगे, फिर क्लॉक 3 के अंदर इसी तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा और उसका डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर कराने का काम है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास में हमने बताया था कि क्लॉक 5 में देखिए, क्लॉक 5 के अंदर जो हमारे पास में रजिस्टर के अंदर राइट बैक करा रहे थे हम अपने रिज़ल्ट को, तो राइट बैक तो हम करा देंगे, लेकिन हमारे पास में जो सब्ट्रैक्शन है, एंडिंग है, ऑरिंग है, एक्सऑरिंग है, तो इनके यहाँ पर ये जो हमारे पास में रजिस्टर्स हैं इनको इसका डाटा चाहिए ऐड वाला। ठीक है, तो ये जो डाटा हमारे पास में यहाँ से हम लोग फैच करेंगे, या कहें कि यहाँ से जो डाटा है वो रीड कर रहे हैं ये, तो ये जब तक रीड नहीं कर लेते पूरी तरीके से तब तक हम इसको रोक करके रखें कि यहाँ पर राइट बैक ना किया जाए। अदरवाइज़ इसने यदि राइट बैक कर दिया तो यहाँ पर ये पूरा रजिस्टर खाली हो जाएगा, और ये खाली हो जाएगा तो इन रजिस्टर के पास में डाटा रीड ही नहीं हो पाएगा कभी भी। तो मतलब R1 यहाँ पर दिखेगा नहीं,
तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी इसको हम लोग बता रहे थे कि ये जो है वो डाटा हैज़ार्ड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर डाटा नहीं मिल रहा है इसलिए। तो हम लोग इसको कब तक वेट कराएंगे, जब तक कि ये तीनों, ठीक है, या कहें कि ये चारों अपना डाटा रीड ना कर ले। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को इन तीनों स्टेप्स या चारों स्टेप्स के लिए इसको वेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारे पास में प्रॉब्लम है कि वेटिंग टिल द नेक्स्ट 3 इंस्ट्रक्शंस हैज़ टू बी रीडेड, तो सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कम्स अंडर द डाटा हैज़ार्ड। अब देखिए, हम लोग ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास में जो ऐड इंस्ट्रक्शन है, ऐड इंस्ट्रक्शन के पास में इंफॉर्मेशन या डाटा कहाँ से आ सकता है, एग्जीक्यूशन पॉइंट से या उसकी मेमोरी से। ठीक है, इसी तरीके से जो एंड है, एंड के अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, उसकी मेमोरी के रजिस्टर से। ठीक है, इसी तरीके से और के अंदर हम देखते हैं तो और के अंदर डाटा कहाँ से मिल सकता है, उसकी रजिस्टर फाइल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि बीच में जहाँ से भी डाटा मिल रहा हो वहीं से उसको फॉरवर्ड कर दें, तो हमारा थोड़ा बहुत वर्किंग फास्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एडिशन का जो एग्जीक्यूशन के बाद में ALU से रिजल्ट आ रहा होगा, उसको ही हम डायरेक्ट इस ALU के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो हमारा सब जो है सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वेट नहीं करेगा। एंडिंग के अंदर हमारे पास में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्लॉक साइकिल आ रही है, वहाँ पर इस मेमोरी से डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लॉक साइकिल है उसके अंदर ऑरिंग के ऊपर रजिस्टर से रजिस्टर ही मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड टेक्निक के थ्रू अपने डाटा को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं और अपना जो डाटा हैज़ार्ड वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर फॉरवर्डिंग हमेशा काम नहीं करती है। जैसे लास्ट वाला जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें तो क्या था कि आपका एडिशन वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, तो यहाँ पर तो ALU के पास से डाटा मिल गया था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लोड लेटेंसी प्रॉब्लम आ रही है कि लोड जो है वो एग्जीक्यूशन तो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ लोड कराने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह को। तो यहाँ पर R2 जो है वो R2 का डाटा R1 के अंदर सिर्फ लोड कराने वाला काम है। तो यहाँ पर जो है वो लेटेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लोड की वजह से। तो यहाँ पर तो आपको जितना भी डाटा मिलेगा वो यहाँ से ही DM से ही मिल पाएगा। तो हम यहाँ से ही सब्ट्रैक्शन को डाटा देंगे, यहीं से ही हम एंडिंग को देंगे, यहीं से ही हम ऑरिंग को देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हमारे पास में बैकवर्ड जाने के लिए, ठीक है, यहाँ तो हमें डाटा मिल जाएगा, इधर से ऑरिंग के लिए डाटा मिल जाएगा, इधर से एंडिंग के लिए डाटा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास में डाटा नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे पास जो हार्डवेयर है वो बैकवर्ड जाने के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम ऑकर हो रहा है तो वो कई बार ऐसा होता है कि फॉरवर्डिंग की वजह से भी नहीं हो पाता। तो अब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं ये एक अच्छा सॉल्यूशन है कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि पाइपलाइनिंग में स्टॉलिंग कीजिए, जितना हो सके हम स्टॉल्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में इस जगह के पॉइंट से हम यहाँ पर डाटा नहीं ले पा रहे थे, तो हमने बोला था कि बैकवर्ड नहीं जा पा रहे तो सिर्फ फॉरवर्डिंग का काम कर ले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक साइकिल का स्टॉल कर दिया, मतलब रोक दिया एक साइकिल और उसके बाद में अपना एग्जीक्यूशन के लिए आगे का पार्ट लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने स्टॉल किया साइकिल को और ये जितने भी इंस्ट्रक्शन के पार्ट थे उनको एक साइकिल से आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो जितना भी डाटा है वो यहाँ से यहाँ मिल जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर रजिस्टर को भी यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो बबल सॉर्ट या कहें कि हम लोग स्टॉलिंग के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोग अपने डाटा हैज़ार्ड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन फॉर टुडेज डाटा हैज़ार्ड प्रॉब्लम। This is your assignment. How many stalls needed to remove the data hazard? Load R2, R1, add R6, R1, R5, and last instruction is your subtract R3, R2 and R6. So you have to find how many stalls will be needed to remove this problem.